सोशल स्किल्स, ग्रुप एंड टीम वर्क। सामाजिक कौशल, समूह और समूह में जब हम काम करते हैं, टीम वर्क। तो सोशल स्किल्स में आते हैं एटिकेट्स एंड मैनर्स, जिसका अर्थ होता है शिष्टाचार से। शिष्टाचार का अभिप्राय हुआ कि एक वर्ग विशेष, स्थान विशेष या समाज विशेष में अपेक्षित ऐसा व्यवहार जो हमें अपनाना चाहिए। समाज के साथ इंटरेक्शन करने का कोई तौर तरीका। छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे अपने बड़ों को ग्रीट करना, उन्हें नमस्कार करना। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे आयाम होते हैं, बहुत तरह तरह के शिष्टाचार होते हैं जिन्हें हम अभी जानेंगे। लेकिन उससे पहले शिष्टाचार की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, नीड फॉर एटिकेट्स। तो शिष्टाचार से लोग, हम सुसंस्कृत बनते हैं, यानी कि सभ्य माने जाते हैं। और शिष्टाचार से ही हमें सीखने को मिलता है कि कैसे हमें बात करनी है, कैसे चलना है, कैसे व्यवहार करना है किसी के भी सामने। और फिर यही जो शिष्टाचार है, ये सामने वाले व्यक्ति के ऊपर हमारे प्रति एक छाप छोड़ता है। लोग हमारे बारे में कैसा सोचें, इसके लिए शिष्टाचार से ही हमारी तैयारी होती है। शिष्टाचार के द्वारा ही हमें सम्मान मिलता है। तो कितने तरह के शिष्टाचार हो सकते हैं जिनसे हम सम्मान पा सकते हैं, अपने आप को सुसंस्कृत बना सकते हैं, या व्यवहार, एक अच्छा व्यवहार अपना सकते हैं। तो सबसे पहले आता है सोशल एटिकेट, सामाजिक शिष्टाचार। समाज में किस प्रकार से व्यवहार करना है। फिर उसके बाद बाथरूम एटिकेट्स, वॉशरूम। जैसे आप सभी ने कैंप्स तो किया ही होगा, कैंप्स में अक्सर आपको स्टाफ के द्वारा ये बोला जाता है कि वॉशरूम आपको हमेशा ऐसा क्लीन छोड़ना है जैसा आप खुद यूज करना चाहते हैं। तो घर में भी जब हमें, घर पे हैं या कहीं बाहर भी हैं, तो वॉशरूम को अच्छे तरीके से यूज करने का तरीका और उसे किसी दूसरे व्यक्ति के लिए यूजेबल बनाए रखने का तरीका, वो आता है वॉशरूम एटिकेट्स में, बाथरूम एटिकेट्स में, बाथरूम शिष्टाचार में। कॉर्पोरेट एटिकेट्स में आता है कि जब भी हम ऑफिस में काम पर हैं, अपने व्यवसाय में हैं, तो हमें किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। वेडिंग शिष्टाचार, जब हम किसी विवाह समारोह में हैं तो कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए। मीटिंग, टेलीफोन मीटिंग, अगर हम किसी सभा में हैं, किसी बैठक में हैं, किसी मीटिंग में हैं, तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में हैं और कोई उस मीटिंग को एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है, उस दौरान हमारा ज्यादा बात करना तो मीटिंग के एजेंडा को ही खत्म कर देता है। तो मीटिंग के दौरान हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये मीटिंग एटिकेट्स में आता है। इसके अलावा मीटिंग के दौरान हमें कुछ चीजें अपने साथ हमेशा कैरी करनी चाहिए, जैसे पेन हो गया, नोटबुक हो गया, ताकि हम मीटिंग के पॉइंट्स को नोट कर पाए। तो उन्हें कैरी करना भी इसी शिष्टाचार में शामिल होता है कि हमें सामान, उसकी मीटिंग की तैयारी क्या करनी है, तो उसके लिए हमें जो तैयार करता है वो मीटिंग शिष्टाचार, मीटिंग एटिकेट्स तैयार करते हैं। खाने के दौरान, खाना खाते वक्त खाना मुंह से ना गिरे, और खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए सामने वाले से। प्लेट को एक बार ओवरलोड कर लेने से ज्यादा बेटर होगा कि हम थोड़ा थोड़ा लें, जरूरत के हिसाब से लें और खाना वेस्ट ना करें। तो ऐसे बहुत सारे एटिकेट्स, बहुत सारी बातें हैं जो हमें खाना खाते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। ये सभी बातें शिष्टाचार के अंतर्गत आती हैं। भोजन के समय अपनाया जाने वाला एक विशेष व्यवहार। ऐसे ही फिर व्यापार के समय, क्योंकि जब अगर हम व्यापारी हैं और हम ग्राहक की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उन्हें सही से उनके जरूरत के हिसाब से हम अगर उनसे डील नहीं करते, तो बिजनेस में हमारा ही लॉस होता है। तो इसीलिए बिजनेस के दौरान अपनाया जाने वाला एक विशेष लाभदायी व्यवहार, वो हुआ बिजनेस एटिकेट, बिजनेस शिष्टाचार, व्यापारिक शिष्टाचार।
तो शिष्टाचार सीखने की शुरुआत हमारे घर से ही होती है। हमारे माता पिता से, बड़े भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, दादा दादी से। उसके बाद जैसे जैसे हमारा समाज बदलता है, हमने स्कूल में एडमिशन लिया, कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर जहां भी हमारी जॉब लग रही है, तो ऐसे ही वो शिष्टाचार, वो व्यवहार, उसमें कुछ बदलाव आना जरूरी हो जाता है। जब आप छोटे बच्चे थे तो आप किस तरीके से व्यवहार करते थे, फिर आप अ, अपने दोस्तों के साथ खेलने लगे या आप स्कूल जाने लगे, तो आपके व्यवहार में और थोड़ी परिपक्वता आई, मैच्योरिटी आई, और अपने आप को आप और बेहतर तरीके से सामने वालों के सामने प्रदर्शित करने लगे। या फिर जब आप एनसीसी कैडेट बने, तो आम स्टूडेंट से, छात्र, एक जो आम छात्र है आपके स्कूल या कॉलेज में, उससे और आपके व्यवहार में अगर आप तुलना करें तो कितना बदलाव आया। तो ऐसे ही समय समय पर हमारे व्यवहार में, हमारे शिष्टाचार में कुछ सुधार कार्य अपने आप होते हैं, जो हमें लाने जरूरी होते हैं। अपने व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भी आवश्यक है कि हम अपने व्यवहार में सुधार लाते रहें और एक शिष्ट सभ्य नागरिक के रूप में अपने आप को बनाएं। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं अपने सामाजिक कौशल को, अपने व्यवहार को सुधारने के? तो सबसे पहले है बी योर सेल्फ। अपने आप को पहचाने पहले, और सामने वाले के सामने बहुत ज्यादा प्रदर्शन करने की बजाय अपने आप को में ही रहे। वो कहते हैं ना, डू नॉट लिव लाइफ टू इम्प्रेस अदर्स, लिव इट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बने। बी ओपन एंड अप्रोचेबल। तो मिलनसार होना भी बहुत जरूरी है ताकि लोग आपसे बात कर सके। अवॉइड पर्सनैलिटी एक्सट्रीम्स का अर्थ हुआ, वो कुछ लोग होते हैं जो बहुत अंतर्मुखी होते हैं, ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, और कुछ लोग होते हैं जो बहिर्मुखी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो इंट्रोवर्ट होना और एक्सट्रोवर्ट होना दोनों ही एक्सट्रीम्स ऑफ पर्सनैलिटी हैं, और ये दोनों ही सही नहीं माना जाता, क्योंकि ये हमारे सामने यदि कोई व्यक्ति आता है तो उसके कम्युनिकेशन को भी रोकता है। तो एक ओपन फ्रेंडली रिलेशनशिप कभी एस्टैब्लिश ही नहीं हो पाता, और सामने वाले को एक कंफर्ट जोन नहीं मिल पाता, जिसके कारण एक बंदिश सी लगती है। तो अवॉइड करना चाहिए ऐसा, और एक नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक मिलनसार व्यक्ति से बात करने के लिए, बात करते वक्त हर इंसान को, जो भी कोई आता है, उसे एक सुकून मिलता है। तो हमें भी इन दोनों का मिश्रण होना चाहिए, इंट्रोवर्ट का भी और एक्सट्रोवर्ट का भी। जरूरत पड़े तो चुप होकर सामने वाले की बात सुने भी, और उसे एक सुझाव देने के लिए बोलना भी जरूरी है। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों का मिश्रण होना चाहिए। और सजग रहें हमेशा। और सजगता की यही पहचान है कि हमें हमें एक अच्छा श्रोता होना भी जरूरी है, सिर्फ हम बोलते ना रहें, सुने भी। बी पोलाइट, हमेशा विनम्र बने रहें जब भी किसी से बात करें तो। और चौकस रहें, सावधान रहें। तो इन सभी चीजों को अपनाने से हमारे सामाजिक कौशल में विकास होगा। जब भी समाज में व्यवहार करें तो हमेशा सावधान रहें, सजग रहें, ताकि आप पहचान सकें कि किन व्यक्तियों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाना है। तो यही सही शिष्टाचार होगा, ताकि आप अपने मित्रों और शत्रुओं की परख कर पाए। यही सुधार लाना जरूरी है अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए भी। तो ये सब हुआ शिष्टाचार, और शिष्टाचार की आवश्यकता, शिष्टाचार के प्रकार। ग्रुप एंड टीम वर्क। तो समूह को जब परिभाषित करते हैं तो उसमें आता है कि कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह जो कि समान लक्ष्यों को शेयर करते हैं, दे शेयर कॉमन गोल्स, जिनको अचीव करने के लिए वो एक ही दिशा में कार्यरत होते हैं एक साथ। समूह में कार्य करते हुए एक दूसरे से कम्युनिकेट करना भी इसकी एक मेन विशेषता है, या उसका एक लक्षण है, आवश्यकता है। ठीक है। और इसके दौरान
हो सकता है हमें पूरे समूह को एक साथ बात करनी पड़े, और हो सकता है हर एक व्यक्ति के साथ 1 to 1 बात करनी पड़ सकती है। टीम टीम को कैसे परिभाषित करेंगे? एक तो हुआ समूह, समूह में भी ऐसा ही है कि कुछ लोगों का समूह है, लेकिन टीम में क्या अंतर होता है? टीम में 2 या 2 से ज्यादा ऐसे व्यक्तियों का समूह जो एक दूसरे पर आश्रित भी हैं और कॉमन चीजें, कॉमन गोल को अचीव करना चाहते हैं। वो शेयर करते हैं जिम्मेदारियों को। किसी टीम के हर एक सदस्य के ऊपर बराबर जिम्मेदारी होती है अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए, जो कि टीम का कॉमन लक्ष्य है। और यही उनको एक एक को, उस टीम के सदस्यों को रिस्पॉन्सिबल बनाता है, जवाबदार बनाता है, जिम्मेदार बनाता है। इसका लाभ भी यही है कि जब अलग अलग सदस्यों में हम कार्य का विभाजन कर देते हैं तो उससे हमारी सक्सेस की एश्योरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने अपने कार्य को करने के लिए जिम्मेदार हैं, और जबकि उन सभी कार्यों का लक्ष्य एक ही होता है कि उस कार्य में सफलता पाना। तो काम को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके अलग अलग मेंबर्स को दे दिया जाता है, टीम मेंबर्स को। अक्सर टीम में काम करते हुए सहयोग और सम्मान दोनों ही को पाने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, क्योंकि सभी अपनी अपनी बात को वरीयता देते हैं। ऐसे में एक कुशल टीम लीडर चुनना बहुत जरूरी होता है। और अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, एटिकेट इज अ हैबिट, रूल ऑफ लॉ, कोड ऑफ बिहेवियर और स्किल। तो शिष्टाचार जो है, एटिकेट जो है, वो कोड ऑफ बिहेवियर है। तो आंसर हुआ सी। नेक्स्ट, मैनर्स आर रूल्स, लॉज, बिहेवियरल हैबिट्स और एथिक्स। तो ये हमारे व्यवहार की कुछ आदतें होती हैं। बिहेवियरल हैबिट्स। Etiquette helps in creating fear, authority, everlasting impression और कंपटीशन। तो अगर हम शिष्टाचार को अपने जीवन में अपनाते हैं तो उससे एवर लास्टिंग इम्प्रेशन मिलता है। लोग हमारे बारे में अच्छी राय रखते हैं, हमारी छाप अच्छी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ टाइप ऑफ एटिकेट? इमोशनल, मॉरल, फिजिकल और कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट एक प्रकार है शिष्टाचार का, कॉर्पोरेट शिष्टाचार। नेक्स्ट, being attentive mainly means talking, judging, listening, advising. तो सजग होने का, अटेंटिव होने का जो मुख्य है वो है सुनना, ध्यान से सामने वाले की बात को सुनना। नेक्स्ट इज बीइंग पोलाइट इन्वॉल्व्स बीइंग एग्रेसिव, डोमिनेंट, हम्बल एंड डिप्लोमेटिक और साइलेंट। तो विनम्र होना बहुत जरूरी है, हम्बल एंड डिप्लोमेटिक। Question number 7. A group is a people who compete, share goals and communicate, work alone, avoid interaction. Answer is share goals and communicate. Next, a team differs from a group by size, location, mutual accountability और friendship. तो mutual accountability सभी की जिम्मेदारी होती है। टीम और ग्रुप में यही अंतर है कि ग्रुप में सभी लोग जो शेयर गोल कर रहे हैं तो उसमें जवाबदारी ग्रुप की बनती है, जबकि टीम में सभी का अलग अलग टास्क डिवाइडेड होता है। तो इसीलिए हर इंसान, हर सदस्य अपने काम के लिए खुद ही जिम्मेदार और जवाबदार है। वहीं अगर जरूरत पड़ती है किसी टीम मेंबर को तो दूसरा उसी काम को लेने में हिचकता नहीं है। नेक्स्ट, टीम वर्क रिजल्ट्स इन लेस वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर, मल्टीप्लाइड सक्सेस और डिले। तो अच्छे टीम वर्क का हमें किस तरीके से रिजल्ट मिलता है? जब उस ऐसा भी नहीं है कि उसमें काम कम होता है, इसमें हमें सक्सेस जल्दी मिलती है और ज्यादा मिलती है। ग्रुप सिनर्जी मीन्स कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, अथॉरिटी। तो इस या फिर कंबाइंड हाई क्वालिटी आउटपुट। तो आंसर इज कंबाइंड हाई क्वालिटी आउटपुट, जिससे कि रिजल्ट बेहतर होता है।
हमारे कार्य की गुणवत्ता में ज़्यादा ऊंचाई मिलती है, तो वो हुआ ग्रुप सिनर्जी। Cooperation is essential for individual success, team success, isolation और dominance। जब आपस में सहयोग करके किसी टीम के टीम मेंबर्स काम करते हैं, तो वो ज़रूरी होता है टीम को सक्सेस दिलाने के लिए, सफल करने के लिए। नेक्स्ट, अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स हेल्प्स इन हाइडिंग पर्सनैलिटी, बीइंग अप्रोचेबल, मैनिपुलेशन और कंट्रोल। तो जैसा हमने पढ़ा, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होने वाले जो एक्सट्रीम टाइप ऑफ एटीट्यूड्स हैं, उनको अवॉइड करने से हम मिलनसार होते हैं, लोग हमें इजीली अप्रोच कर पाते हैं। आंसर इज बीइंग अप्रोचेबल। व्यक्तित्व विकास में हमारा अगला टॉपिक है करियर काउंसलिंग, जिसकी इस एज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि आप सभी को एक दिशा मिल सके बेहतर करियर चुनने के लिए। किस फील्ड में आपको अपना रोजगार, जॉब, व्यवसाय कुछ भी करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक इन्फॉर्म्ड करियर हो आपके पास। जिस भी जगह आप जाना चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी हो, और इसी जानकारी को देने की जो प्रक्रिया है, मेंटरिंग और कोचिंग ऑन करियर रिलेटेड चैलेंजेस टू मेक इन्फॉर्म्ड करियर, एजुकेशनल एंड लाइफ डिसीजंस, उसी को कहा जाता है करियर काउंसलिंग। ऐसे में जो भी करियर काउंसलिंग देते हैं, उन करियर काउंसलर्स का रोल क्या है? तो ये सभी जो हैं अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, जो आपको वर्बल काउंसलिंग के जरिए या टेक्निक्स के जरिए या फिर कुछ असेसमेंट्स के जरिए एक अच्छी जानकारी देते हैं, और उस फील्ड में करियर बनाने के लिए आपको क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, और करियर वो चुनने के बाद आपको किस तरीके के चैलेंजेस आ सकते हैं, ये पूरा ज्ञान करियर काउंसलर्स आपको देते हैं। आप ही के अंदर के कौशल को देखते हुए, आपकी कला को देखते हुए या फिर आपके इंटरेस्ट को देखते हुए, वो आपको अलग अलग तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में अवगत कराते हैं। तो करियर काउंसलिंग की ज़रूरत या क्या है, या उसके लाभ क्या हैं? एक अच्छे करियर काउंसलिंग के ज़रिए हम कन्फ्यूजन से बचते हैं। तो किस जगह हमें अपना करियर बनाना है, इसके लिए कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। दूसरा, स्टूडेंट्स को जब वो करियर काउंसलिंग करवाते हैं, अपने भीतर की क्षमताओं से अवगत होने का मौका मिलता है, उन्हें पहचानने का मौका मिलता है कि वो कितना पोटेंशियल रखते हैं, कितना कर सकते हैं। और ये जानने के लिए करियर काउंसलर्स जो होते हैं, वो एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं आपका, जिसके आधार पर आप अपना करियर आसानी से चुन सकते हैं। किसी भी तरीके का इस आयु अवस्था में जो संदेह होता है, जो डाउट्स होते हैं किसी करियर पाथ को चुनने के लिए, वो सभी क्लियर होते हैं। आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अनुसार वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं, और साथ ही आपके फील्ड में करियर बनाते वक्त वो आपको प्रेरणा देते हैं, गाइड करते हैं, और आपकी पर्सनालिटी को उसी दिशा में डेवलप होने के लिए पूरा सहयोग प्रदान करते हैं। तो ये सभी हैं करियर काउंसलिंग के लाभ। अब प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, करियर काउंसलिंग हेल्प्स इन फोर्सिंग डिसीजन, कंफ्यूजिंग चॉइसेस, मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस और अवॉइडिंग करियर्स। तो जैसा हमने पढ़ा, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए करियर काउंसलिंग हमारी मदद करता है। Career counselors are experts in only psychology, career development and assessment, teaching subjects और administration। तो जितने भी करियर काउंसलर्स होते हैं, वो करियर डेवलपमेंट और असेसमेंट में एक्सपर्ट होते हैं, तभी तो वो हमें करियर की जानकारी दे पाएंगे। करियर काउंसलिंग इज यूजफुल फॉर, करियर काउंसलिंग किसके लिए लाभदायी है? ओनली स्टूडेंट्स, ओनली प्रोफेशनल्स, एनीवन कंफ्यूज्ड अबाउट करियर, और ओनली टॉपर्स। तो सिर्फ टॉपर्स के लिए भी नहीं है, प्रोफेशनल्स के लिए भी नहीं, जो भी व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट है या नहीं है, यदि वो करियर के बारे में कंफ्यूज्ड है और जानकारी चाहता है, तो उसके लिए करियर काउंसलिंग यूजफुल है। हो सकता है हम किसी एक जगह अपना करियर बना चुके हैं, कोई जॉब ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन अगर वहाँ सेटिस्फाइड नहीं है, हमने बिना करियर काउंसलिंग के उसे ज्वाइन किया है,
तो नेक्स्ट को ज्वाइन करने से पहले भी एक कंफ्यूजन होती है, तो वो स्विच करने से पहले आप करियर काउंसलिंग की मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्टीट्यूड टेस्ट हेल्प डिटरमाइन लक, मार्क्स, ट्रू पोटेंशियल और पॉपुलैरिटी। तो जैसा हमने पढ़ा, आंसर इज ट्रू पोटेंशियल। अपना वास्तविक क्षमता हमारी क्या है उसे जानने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट मदद करते हैं। करियर काउंसलिंग क्लियर्स डाउट अबाउट पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, करियर पाथ्स एंड क्वालिफिकेशंस और एंटरटेनमेंट। तो एज वी स्टडी, बहुत आसान है, करियर पाथ एंड क्वालिफिकेशन। काउंसलिंग मैचेस फ्रेंड्स एंड जॉब्स, सैलरी एंड स्टेटस, एप्टीट्यूड, स्किल्स एंड इंटरेस्ट और एज एंड जॉब। तो करियर काउंसलिंग के दौरान जो मिलान किया जाता है वो हमारे एप्टीट्यूड, स्किल्स और इंटरेस्ट के आधार पर किया जाता है, जिसके अनुसार वो हमें कोई करियर चुनकर बताते हैं, सलाह देते हैं। द आंसर इज एप्टीट्यूड, स्किल्स एंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करियर काउंसलिंग प्रोवाइड्स ऑर्डर्स, प्रेशर, सपोर्ट एंड मोटिवेशन और फियर। तो करियर काउंसलिंग हमें सहयोग, सपोर्ट एंड मोटिवेशन, प्रेरणा प्रदान करता है। Career decisions affect only job, life and future, studies only और income only. तो सिर्फ जॉब नहीं इसका आंसर होगा, और पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर हमारी इनकम को ही ये इफेक्ट करता तो इनकम के आधार पे ही तो पूरी लाइफ हम आगे जीते हैं, किस तरीके से हमारी लाइफ क्वालिटी होगी। तो आंसर इज करियर डिसीजंस इफेक्ट, करियर डिसीजन चुनने का जो असर होता है वो हमारे पूरे जीवन और भविष्य पर असर होता है, इसीलिए उसे चुनने के लिए बहुत ध्यान से चुनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंसलर्स गाइड बेस्ड ऑन गेस, पर्सनालिटी एंड इंटरेस्ट, पेरेंट्स विश और ट्रेंड्स। तो जितने भी करियर काउंसलर्स होते हैं वो आपकी पर्सनालिटी और आपकी रुचियों के अनुसार आपको करियर सजेस्ट करते हैं, ना तो पेरेंट्स की इच्छा अनुसार, ना ही कोई तुक्का लगा के, ना ही ये देखकर कि फैशन में कौन सा है आजकल करियर। वो सिर्फ आपके अनुसार आपको सजेस्ट करते हैं, जिसमें आप बेहतर तरीके से अपना काम कर सकें और खुद को और ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे सकें। नेक्स्ट इज, करियर काउंसलिंग इज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, ट्रेनिंग, मेंटरिंग एंड कोचिंग और टेस्टिंग। तो आंसर इज, जैसा हमने पहली ही लाइन में पढ़ा था चैप्टर में, मेंटरिंग एंड कोचिंग। करियर काउंसलिंग रिड्यूसेस, करियर काउंसलिंग से क्या कम होता है? कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, कंफ्यूजन और नॉलेज। तो जैसा हमने पढ़ा, आंसर इज कंफ्यूजन। ये हमारी कंफ्यूजन को दूर करता है, कम करता है। करियर काउंसलिंग सपोर्ट्स रैंडम चॉइस, फोर्स्ड डिसीजन, इन्फॉर्म्ड चॉइस और इमोशनल चॉइस। तो ये जो है हमें इन्फॉर्म्ड चॉइस लेने के लिए सहयोग करता है, मदद करता है, ताकि हम पूरी जानकारी के साथ अपना कोई भी करियर चुन सकें, चूज कर सकें। तो करियर काउंसलिंग सपोर्ट्स इन्फॉर्म्ड चॉइस। करियर काउंसलिंग के बाद जब अगला चरण आता है, जब हम किसी भी करियर को चुनकर उसमें अपना जॉब लेने के लिए जाते हैं, तो हमें इंटरव्यू फेस करना होता है। और इंटरव्यू फेस करते वक्त बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू स्किल्स का होना। तो यहाँ है थोड़ी सी जानकारी इंटरव्यू स्किल्स के बारे में। और आम व्यवसाय में आप किसी कंपनी में जॉब करने जाएं तो अलग तरीके से इंटरव्यू होता है, और अगर आप आर्म्ड फोर्सेस में करियर बनाना चाह रहे हैं तो उस इंटरव्यू का नाम है एसएसबी इंटरव्यू, जिसे कंडक्ट करता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और इसीलिए इसका नाम हुआ एसएसबी इंटरव्यू। सो लेट अस लर्न सम इंटरव्यूइंग स्किल्स। तो इंटरव्यू के लिए जाते वक्त आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से तैयार रहना चाहिए। इंटरव्यू में जाने से पहले आप पूरी तरह से उस कंपनी की जानकारी लेकर जाएं, अपना होमवर्क करके जाएं, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इन सभी की तैयारी करके जाएं, और जिस तरीके की जॉब में आप ज्वाइन करने वाले हैं उसकी भी जानकारी लेकर जाएं। हमेशा इंटरव्यू में 10-15 मिनट पहले पहुंचना ज़्यादा अच्छा रहता है, और अपना सीवी साथ लेकर जाएं।
सीवी क्या होता है इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। आपका बायोडाटा, जिसमें आप अपना पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपना हॉबीज और अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिख कर देते हैं, जिसे पढ़ के इंटरव्यू लेने वाले असेस करते हैं कि वो आपको अपनी जॉब में क्यों लें, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको उसमें सेलेक्ट क्यों करे। और पहुंचने के बाद जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो इंटरव्यू के दौरान आपको ईमानदारी से आंसर करना चाहिए जो भी आप जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते तो वो भी आप ईमानदारी से बता दीजिए बिना ही समय गंवाए। हमेशा कमर सीधी करके बैठे और झुक कर ना बैठे, और कभी भी इंटरव्यू लेने वाले से बहस ना करें। आपके भीतर से सदैव उत्साह, जोश और सकारात्मकता प्रदर्शित होनी चाहिए। एसएसबी इंटरव्यू के दौरान क्या प्रोसीजर रहता है? एसएसबी इंटरव्यू देने जब जाते हैं, इट इज़ अ 5 डे इंटरव्यू प्रोसेस, जिसमें 4 चरणों में हमारा ये इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले आप जाते हैं तो स्टेज 1 में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो वर्बल या नॉन वर्बल टेस्ट होता है। फिर पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, आपको पिक्चर दिखाई जाती है जिसके बारे में आप कुछ लिखते हैं और उसके हिसाब से आपको जज किया जाता है, एसेस किया जाता है। स्टेज 2 में साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसमें कई टेस्ट शामिल हैं, जैसे थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट या सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और सेल्फ डिस्क्रिप्शन। स्टेज 1 पार करने के बाद जब स्टेज 2 में पहुंचते हैं, उससे पहले कुछ बच्चों का, कुछ इंटरव्यू देने जो कैंडिडेट्स पहुंचे हैं उन्हें वहीं पे स्क्रीन आउट कर दिया जाता है, और जब वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में अपीयर होते हैं तब थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, अगेन पिक्चर से जुड़ा हुआ टेस्ट है, जिसमें लगभग 12 पिक्चर्स आपको दिखाई जाती हैं, जिनमें से 11 आपको शो होती हैं, लेकिन 12वीं आपको खुद से गेस करनी होती है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में कुछ वर्ड्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दिए जाते हैं, जिसमें आपको कुछ निर्धारित समय दिया जाएगा और उसी निर्धारित समय में आपको उस वर्ड से जुड़ा सेंटेंस बहुत जल्दी बनाना होता है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के दौरान इसमें बहुत सारी सिचुएशंस आपको पेज पर लिख कर दी जाएंगी, जिसका आंसर आपको लिखना होगा कि अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंसते हैं तो कैसे उस सिचुएशन को डील करेंगे या उस दौरान आप क्या उपाय लेंगे। थर्ड आता है जीटीओ टास्क, जिसमें ग्रुप टास्किंग ऑफिसर आपको कुछ ग्रुप एक्सरसाइजेस करने को बोलते हैं। इस टेस्ट के दौरान एज अ टीम लीडर आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को एसेस किया जाता है और अपने ग्रुप को सपोर्ट करने की क्वालिटी को जज किया जाता है। ये सभी पार करने के बाद फाइनल स्टेज में पर्सनल इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस होती है। कई बार ज्यादा कैंडिडेट होने से स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद बीच बीच में भी इंटरव्यूज को कंडक्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन आंसर टाइम नाउ। सीवी, सीवी मीन्स करिकुलम विटाe। सर्टिफिकेट होता है, समरी ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस होता है, या एप्लीकेशन लेटर होता है ये, या टेस्ट पेपर होता है। तो जैसा हमने बताया, हमने पढ़ा, ये हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, हॉबीज और हमारे बारे में एक समरी होती है, जिसे पढ़कर इंटरव्यू लेने वाले हमारे बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी पहले ही पा लेते हैं, जिसके आधार पर वो हमारा इंटरव्यू लेते हैं। Before interview, one should guess about organization, research the organization, ignore details, depend on luck. तो जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने वाले हैं, उसके बारे में आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। द आंसर इज रिसर्च द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड क्वेश्चन, आइडियल अराइवल टाइम इज, पहुंचने का सही समय क्या है? एग्जैक्टली ऑन टाइम, लेट, 5 से 15 मिनट पहले या 30 मिनट पहले? तो 5 से 15 मिनट पहले एक अच्छा समय है पहुंचने के लिए जब हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। ड्रेसिंग फॉर सक्सेस मीन्स फ्लैशी क्लॉथ्स, नीट एंड अप्रोप्रिएट अपीयरेंस, कैजुअल वियर, ट्रेंडी फैशन। जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सही और साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए। बहुत ज़्यादा फैशनेबल कैजुअल वियर नहीं होना चाहिए,
जो आपको फॉर्मल, आपकी अपीयरेंस को सही दिखाएं उस समय जिस भी जॉब को आप ज्वाइन करने वाले हैं। तो ऐसे कपड़े आपको, ऐसी ड्रेसेस आपको डालनी चाहिए। ड्यूरिंग इंटरव्यू फोकस ऑन योरसेल्फ, रूम, पर्सन आस्किंग क्वेश्चन और नोट्स। तो इंटरव्यू के दौरान आपका फोकस उसी इंसान पर होना चाहिए जो आपसे सवाल पूछ रहा है। इधर उधर रूम में देखना, खुद को देखना या फिर नोट्स को देखने की कोशिश करना, ये सब गलत आदतें हैं जो कि आपका कॉन्फिडेंस लो होना दर्शाती हैं। जब आप आई कांटेक्ट करके अपना क्वेश्चन सुनते हैं, क्वेश्चन बोलने वाले इंसान से, तो वहीं पर आपका एक कॉन्फिडेंस भी दिखाई देता है और आपकी समझ शक्ति का भी विकास होता है। आप क्वेश्चन को सही तरीके से सुन पाते हैं। नेक्स्ट इज, इफ यू डोंट नो एन आंसर यू शुड लाई, गेस, एडमिट ऑनेस्टली और स्टे साइलेंट। तो जैसा हमने पढ़ा, हमें ऑनेस्टली एडमिट कर देना चाहिए कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। एंड वी कैन रिक्वेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, स्लाउचिंग इंडिकेट। स्लाउचिंग का अर्थ होता है बेटा झुकना। तो झुककर अगर हम बैठते हैं तो ये क्या इंडिकेट करता है? कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट, पुअर बॉडी लैंग्वेज और एंथुजियाज्म। तो इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म, कॉन्फिडेंस इससे बिल्कुल भी नहीं झलकता, ये एक पुअर बॉडी लैंग्वेज है। अगर आपके क्वेश्चन आप पेपर में ये आंसर कुछ इस तरीके से ऑप्शन में हो अगर कि लो कॉन्फिडेंस, तो इसका आंसर लो कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा क्योंकि ये ऐसा ही पुअर बॉडी लैंग्वेज है जो कि आपके आत्मविश्वास को कम दिखाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शंस जो लिखे हैं उसमें कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म है जो कि स्लाउचिंग बिल्कुल इंडिकेट नहीं करता। इट इज अ पुअर बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट इज, आर्ग्यूइंग विद इंटरव्यूअर is good, assertive, not recommended और required। तो ये बिल्कुल भी recommended नहीं है इंटरव्यूअर से आर्ग्यू करना। At the end, candidate should leave quickly, demand job, express gratitude और remain silent। जब आप इंटरव्यू समाप्त करके बाहर आने वाले हैं तो उस समय आपको धन्यवाद एक्सप्रेस करके आना चाहिए। बहुत जल्दी नहीं करनी है बाहर आने की और ना ही जॉब मांगने की कोशिश करनी है और एकदम चुप बैठे रहना भी नहीं है, चुपचाप उठकर आना भी नहीं है। एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड। 10th क्वेश्चन, एंथुजियाज्म शोज नर्वसनेस, ईगो, पॉजिटिव एटीट्यूड और फियर। तो जो हमारा जोश है, एंथुजियाज्म है, उत्साह है, उससे हमारे एटीट्यूड का पॉजिटिव झलक मिलती है, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाई देता है। Burying interviewers means impressing, overloading with knowledge, explaining clearly और answering briefly। तो इसका अर्थ होता है overloading with knowledge। और इंटरव्यू में ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना सवाल पूछा जाए, जितना प्रश्न पूछा जाए उतना ही आंसर करना है। अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड प्रदर्शित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इंटरव्यू सक्सेस डिपेंड्स ऑन लक, मार्क्स, प्रिपरेशन एंड एटीट्यूड और अपीयरेंस ओनली। तो इंटरव्यू में हम सक्सेसफुल होते हैं ये इसी पर निर्भर करता है कि हमने कैसी तैयारी की और हमारा एटीट्यूड कैसा है। नेक्स्ट, एसएसबी प्रोसीजर कितने दिनों तक चलने वाली प्रक्रिया है? इट लास्ट 3 days, 4 days, 5 days और 7 days। आंसर इज 5 days। 5 दिनों तक चलता है एसएसबी प्रोसीजर। डे 1 इंक्लूड्स इंटरव्यू, जीटीओ टास्क, स्क्रीनिंग एंड पीपीडीटी और कॉन्फ्रेंस। तो सबसे पहले ही दिन जाके हमारा स्क्रीनिंग एंड पीपीडीटी होता है। स्क्रीनिंग इंक्लूड्स मेडिकल टेस्ट, वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट, इंटरव्यू और लेक्चरेट। तो स्क्रीनिंग में वर्बल या नॉन वर्बल टेस्ट शामिल होता है। पीपीडीटी इंक्लूड्स ओनली स्टोरी राइटिंग, ओनली डिस्कशन, स्टोरी राइटिंग एंड डिस्कशन और इंटरव्यू। तो पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट में हमें जो पिक्चर दिखाई जाती है उस पे कहानी लिखते हैं और उसी पे डिस्कशन भी करते हैं। तो आंसर इज स्टोरी राइटिंग एंड डिस्कशन। पीपीडीटी इज क्रूशियल फॉर कॉन्फ्रेंस, क्लियरिंग, स्क्रीनिंग और मेडिकल और इंटरव्यू।
तो ये सबसे पहले ही जाकर होता है, तो स्क्रीनिंग पार करने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। आंसर इज क्लियरिंग स्क्रीनिंग। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट assesses फिजिकल फिटनेस, नॉलेज, साइकोलॉजिकल सुटेबिलिटी और मेमोरी। तो आंसर इज साइकोलॉजिकल सुटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, TAT कंसिस्ट ऑफ थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में कितनी पिक्चर्स आपको दिखाई जाती हैं? आंसर इज 11 पिक्चर्स आपको दिखाई जाती हैं। WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हैज 30 वर्ड्स, 40 वर्ड्स, 60 वर्ड्स और 100 वर्ड्स। तो किड्स आंसर इज 60 वर्ड्स। इसमें आपको 60 वर्ड्स दिए जाते हैं। SRT includes stories, words, situations और pictures। तो आंसर इज सिचुएशन। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, तो इसमें सिचुएशन ही शामिल होती है। GTO टास्क assesses individual competition, group behavior and qualities, knowledge, memory। तो इसका जो उद्देश्य है वो ग्रुप बिहेवियर और क्वालिटीज को असेस करना है। तो GTO टास्क हमारे ग्रुप बिहेवियर को असेस करता है। कैंडिडेट्स शुड compete विद ग्रुप, डोमिनेट ग्रुप, सपोर्ट ग्रुप और स्टे साइलेंट। तो GTO के दौरान किस बात का ध्यान रखना चाहिए? किसी कैंडिडेट को अपने ही ग्रुप से प्रतियोगिता का भाव रखना चाहिए, या उसे डोमिनेट करना चाहिए, या सपोर्ट करना चाहिए, या चुपचाप जो कहा जा रहा है वो चुपचाप करते रहना चाहिए। आंसर इज सपोर्ट ग्रुप, ग्रुप का सहयोग करना। नेक्स्ट इज फाइनल डिसीजन इज टेकन इन इंटरव्यू, GTO, साइकोलॉजी और कॉन्फ्रेंस। तो हमेशा फाइनल डिसीजन जो है वो कॉन्फ्रेंस में लिया जाता है। कॉन्फ्रेंस इन, कॉन्फ्रेंस आउट, इसीलिए बोला जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद जो फाइनल डिसीजन है वो कॉन्फ्रेंस के दौरान होता है। हमारा अगला टॉपिक है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, सार्वजनिक भाषण की कला, जिसका अर्थ हुआ एक समूह को, एक जन समुदाय को, एक से अधिक लोगों को जब हम एक ही समय पर संबोधित करते हैं, कुछ भी किसी टॉपिक पर अपने विचार प्रकट करते हैं, तो ये पब्लिक स्पीकिंग कहलाता है। एक अच्छे सार्वजनिक भाषण देने वाले की जो पहचान है, एक वक्ता की जो पहचान है, उसमें ये सभी क्वालिटीज होंगी जिन पर हम अभी बात करेंगे। पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस और बेटर कम्युनिकेशन दोनों ही चीजें बहुत मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, मूल्यवान है। और एक अच्छे पब्लिक स्पीकर की जो पहचान है उसमें ये सभी गुण होने ज़रूरी होते हैं जिनकी अभी हम बात करते हैं। पहला है स्टेज प्रेजेंस, मंच पर आपकी उपस्थिति कैसी है, स्टेज पर आप किस तरीके से अपने आप को रखते हैं, आपके भीतर से क्या क्या क्वालिटीज बिना ही बोले सबसे पहले झलकती हैं। तो सबसे पहले उसमें आत्मविश्वास ही आता है, कॉन्फिडेंस आता है। स्टेज के ऊपर जब आप पहुंच गए हैं, कुछ लोगों के, जरूरी नहीं स्टेज का मतलब एक ऊंचाई वाला स्टेज है, कोई लकड़ी का पायदान है या कुछ भी, जब आप लोगों के सामने हैं और आप बोल रहे हैं, तो जहां से आप बोल रहे हैं वो भी स्टेज हो जाता है। स्टेज पर आपकी प्रेजेंस को अच्छा बनाता है आपका कॉन्फिडेंस, और दूसरा जिस टॉपिक पर आप बोलने वाले हैं उसके बारे में पूरी जानकारी। ये सभी कोर कंपोनेंट्स हैं, मुख्य अवयव हैं पब्लिक स्पीकिंग के। जिसमें अगला है वॉइस कंट्रोल। तो आपकी जो आवाज है जब आप बोल रहे हैं उस पर आपका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। आवाज को कब ऊंचा करना है, कब मध्यम करना है, कब कम करना है, तो इस पर एक अच्छा नियंत्रण होना चाहिए। और हमेशा कोशिश करनी चाहिए, यदि हम माइक से बात कर रहे हैं तो हमारी सांसों की आवाज भी माइक में ना आए। नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज, हमारा खड़े होने का तरीका, हमारे शरीर का जो खड़े होने का तरीका है उससे भी कई बार जो है हमारे बॉडी लैंग्वेज से भी कुछ चीजें जज की जाती हैं, और अच्छे बॉडी लैंग्वेज से ही सुनने वाले को समझ में आता है या उसे सुनने में इंटरेस्ट मिलता है।
तो बहुत ज़्यादा अकड़ कर ना खड़े हो, रिलैक्स्ड हो मगर सीधे हो, पोस्चर अच्छा हो, और आपके जो फेस के एक्सप्रेशंस है वो भी आपके वचन के, आपके स्पीच के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जो भी आप बोल रहे हैं, जो मैसेज दे रहे हैं, उसके अनुसार ही आपका जेस्चर्स या आपके फेस एक्सप्रेशंस होने चाहिए। नेक्स्ट इज, एक बार पब्लिक स्पीकिंग या सार्वजनिक भाषण शुरू करने के बाद डिलीवरी के दौरान, जब हम डिलीवर कर रहे हैं उस दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना है? तो स्पीक स्लोली एंड डेलिबरेटली। इसका अर्थ हुआ, स्लो मतलब कम आवाज में नहीं, स्लो का अर्थ हुआ कि आप ऐसे बोले जो समझ में आए। कई बार कुछ वक्ता ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट बोलते हैं और सुनने में अगर जरा सा भी ध्यान भटके तो सही मैसेज डिलीवर नहीं हो पाता है। तो पूरे जोश के साथ बोले, डेलिबरेटली बोले, लेकिन धीरे धीरे बोले, सेंटेंस पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। पॉज, अपने आइडियाज के बीच में जो आप बोल रहे हैं वो लोगों को डाइजेस्ट हो पाए, इस तरीके से बीच बीच में यदि पॉज देना पड़े, और ये देखने के लिए कि श्रोताओं की प्रतिक्रिया कैसी है, सुनने वालों का फीडबैक कैसा है, क्या उन्हें समझ में भी आ रहा है, ये जज करने के लिए भी 1-2 सेकंड या कुछ समय का पॉज लेकर फिर अगली बात शुरू करें। और शब्दों का उच्चारण बहुत ध्यान से करें। जब भी हम सार्वजनिक भाषण में होते हैं तो उस दौरान या इस तरीके से कुछ ध्वनियों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए और उनका सही उच्चारण करना चाहिए। एक अच्छे वक्ता और श्रोता के बीच में जो अच्छा संबंध है वो होता है आई कांटेक्ट से। तो हमेशा अपना आई कांटेक्ट अपने ऑडियंस से बना कर रखें। ये आपके कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है, आपको नर्वस होने से बचाता है और सभी श्रोताओं पर आपका बराबर ध्यान लेकर जाता है। कई बार कुछ पब्लिक स्पीकर्स सिर्फ एक ही जगह पर अपने जाने पहचाने लोगों से ही आई कांटेक्ट रखते हैं और बाकियों से नहीं, जिससे कि उस सभा में, उस भाषण में सभी लोगों का इंटरेस्ट नहीं बन पाता। तो चाहे जितने भी लोग उस सभा में बैठे हों, जनरली एक एक से पॉसिबल नहीं है, तो भी आप एरिया वाइज अगर बहुत बड़े समुदाय को आप एड्रेस कर रहे हैं तो आगे पीछे दाहिने बाएं पूरे हॉल में अपनी नजरों को रखें और बीच बीच में लोगों से आई कांटेक्ट करते रहें। हॉल में इन द सेंस लोगों के बीच में अपनी नजरें रखें, लोगों को देखते रहें। सुनने और बोलने के बीच में आई कांटेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ बातें नजरों से ही समझ ली जाती हैं, हालांकि हमें ऐसा करना नहीं है, हमें अपनी पूरी बात बोलकर कहनी है, लेकिन हमारी बोली हुई बात दमदार तरीके से समझ में आए और लोग उससे कन्विंस हो, सहमत हो, ये डिपेंड करता है आई कांटेक्ट के ऊपर। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ड्यूरिंग पब्लिक स्पीकिंग। प्रश्नोत्तर के अभ्यास का समय अब। तो पब्लिक स्पीकिंग मेनली डेवलप्स, सार्वजनिक भाषण से क्या विकसित होता है? फियर, ईगो, कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी। तो इससे कॉन्फिडेंस हमारा डेवलप होता है, विकसित होता है। स्टेज प्रेजेंस रिफ्लेक्ट्स नॉलेज ओनली, कॉन्फिडेंस एंड एंथुजियाज्म, लाउड वॉइस और हाइट। तो इससे जब स्टेज प्रेजेंस है वो किसको प्रदर्शित करता है? हमारे कॉन्फिडेंस और एंथुजियाज्म को। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम, आत्मविश्वास कहाँ से आता है? मेमोराइजिंग, गेसिंग और रिसर्चिंग द टॉपिक वेल। अगर हमने अपने विषय की अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली है तो उससे हमें आत्मविश्वास मिलता है उसके बारे में बोलने के लिए। आंसर है रिसर्चिंग द टॉपिक वेल। ठीक है। नेक्स्ट इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ स्पीकर इज आईज, हैंड्स, वॉइस और स्लाइड्स। तो आंसर इज वॉइस। एक स्पीकर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो उसकी वॉइस ही है। ठीक है। डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग हेल्प्स कंट्रोल स्पीड ओनली, टोन, पिच एंड वॉल्यूम, बॉडी लैंग्वेज और फियर। तो इसका आंसर है टोन, पिच एंड वॉल्यूम। बीच बीच में अच्छे से सांस ले लेने से हमारी जो टोन है, पिच है, वॉल्यूम है, उसे कंट्रोल करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट इज, good posture should be rigid, leaning, relaxed and upright or bent.
तो बहुत अकड़ कर, रिजिड होकर भी एक अच्छा पोस्चर हम डेवलप नहीं करते हैं, नहीं अटेन करते हैं, और झुककर तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसका आंसर है रिलैक्स्ड एंड अपराइट। आरामदायक हो लेकिन सीधा हो। Filler words should be increased, ignored, avoided और encouraged. Filler words होते हैं जो हम कई बार बोलते वक्त करते हैं। यदि हमें अगला शब्द दिमाग में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है, तो इस तरीके की ध्वनियों को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। Pauses help audience get bored, lose interest, understand better और interrupt. तो बीच बीच में पॉज देने से जो ऑडियंस को जो मदद मिलती है वो समझने में मिलती है। वो ऑडियंस जो है वो अच्छे से उस विषय को समझ पाते हैं, क्या बात बोली गई है उसे डाइजेस्ट कर पाते हैं। वेयरिंग पिच एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम आवाज और पिच में अंतर कर देने से, थोड़ा सा उतार चढ़ाव लाने से क्या ऑडियंस कंफ्यूज होती है या उनकी रुचि बनती है, एड्स इंटरेस्ट, रिड्यूसेस क्लैरिटी या क्लैरिटी कम होती है, या डर दिखाई देता है। तो इन तीनों में से, चारों में से क्या होगा, ये रुचि को बढ़ाते हैं, इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं। जब हम वॉल्यूम को ऊपर नीचे करके बात करते हैं, थोड़ा उतार चढ़ाव लाते हैं, कभी कम कभी ज्यादा ऐसे करते हैं। नेक्स्ट इज आई कॉन्टेक्ट हेल्प्स कंट्रोल ऑडियंस, अवॉइड फियर, कनेक्ट विद ऑडियंस और रीड नोट्स। इट कनेक्ट्स विद ऑडियंस, श्रोताओं के साथ एक अच्छा संबंध डेवलप करते हैं। If audience looks negative, focus on leaving stage, stopping speech, or friendly face और notes. अगर ऑडियंस नेगेटिव हो रही है या फोकस नहीं कर रही है आपकी किसी बात पर, तो ताकि आपका आत्मविश्वास कम ना होने पाए, तो इसलिए जो भी आपके जान पहचान वाले चेहरे हैं उन पर फोकस करके अपनी बात को कहते रहें। Good speakers are self-focused, nervous, in tune with audience or silent. They are in tune with audience. So cadets, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास का हमारा सबसे लेंदी, सबसे लंबा जो टॉपिक है वो आज हमने कवर किया। और इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई प्रश्न, कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, और अपने जितने भी एनसीसी कैडेट, आपके जितने भी सहपाठी हैं, दोस्त हैं, उन सभी के साथ शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें एग्जाम की। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस टॉपिक और पूरे एग्जाम के लिए। और हमारी आगे और भी वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पर हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, आइदर बी और सी।